Good evening, sir. Good evening. Good evening. All right. So let's have a look at few things and then we can start building something on that. तो हम काफी चीजें कर चुके हैं पिछली क्लासों के अंदर. कुछ चीजें यहाँ पे देख लेते हैं and then we can start adding things on that. So हमने कुछ किए थे हमारे हार्मोन्स. यहाँ पे हमने कुछ हार्मोन्स के बारे में बात किया था about those being your hormones of GI tract. यहाँ पे दो हार्मोन यहाँ पे लिखे हुए मेरे. एक है आपके यहाँ पे गैस्ट्रिन और एक है आपके यहाँ पे सीसीके पीजेड. कौन से और दो हार्मोन मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ? सर एंट्रोगेस राइट, एंटेरोगेस्ट्रॉन. ठीक है. और एक और सिक्रीशन सिक्रेटिन. राइट राइट राइट. दूसरा आपका यहाँ पे होगा सिक्रेटिन. ठीक है. राइट. तो ये दो मेरे हार्मोन में और यहाँ पे ऐड करूंगा जो आपके आ जाएंगे. टोटल 4 यहाँ पे हो गए. गैस्ट्रिन का काम यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट्स गोइंग टू स्टिमुलेट द गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन. तो इसका टारगेट साइट होगा आपका यहाँ पे स्टमक. सीसीके पीजेड जाके आपका ट्रिगर करेगा. इट विल गो एंड ट्रिगर योर पैंक्रियाज एंड ब्लैडर टू रिलीज देयर कंटेंट. तो ये उनके टारगेट साइट होंगे. सो पैंक्रिक जूस और बाइल में ब्लैडर में से जो आपका बाइल जूस आएगा वो इसके वजह से आपका आएगा. सिक्रेटिन का टारगेट क्या होता है बता दो मुझे. सिक्रेटिन किसका बोलेगा? पैंक्रियाज. और क्या बोलेगा उससे जाके वो? हाँ जी, बाइकार्बोनेट. इट इज गोइंग टू ट्रिगर द पैंक्रियास टू रिलीज द बाइकार्बोनेट. वो बाइकार्बोनेट पैंक्रियाटिक जूस के अंदर रिलीज करने के लिए उसे वो बोलेगा. एंट्रोगेस्ट्रॉन क्या करेगा, किसको जाके बोलेगा वो? इनहिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस. राइट. इट इज गोइंग टू इनहिबिट द गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन. सो इसने जाके इनहिबिट कराना है आपका गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन. ये सब चीजें भी आपको लाइक टिप ऑफ द टंग विद द कोर्स ऑफ टाइम आपको आ जानी चाहिए. सो ये एक चीज आप यहाँ पे जानते हो. ठीक है. यहाँ पे कुछ वाल्व आपके वाल्व जिन्हें मैं इवन कह सकता हूँ मेरे यहाँ पे स्पिंटर्स. अब आपको बताने की कौन किसके बीच में आ रहा है. तो इसोफेजियल स्पिंटर किन दो पार्ट्स के बीच में आएगा? Esophagus and stomach. बहुत बढ़िया. यस, इट इज गोइंग टू बी योर इसोफेगस एंड स्टमक. इनके बीच में आएगा मेरा इसोफेजियल स्पिंटर. बिल्कुल सही. देन आपका मुझे बताओ कि स्पिंटर ऑफ ओडाई कहाँ पे आएगा? ओडी कहाँ पे आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन. हेप्टो पैंक्रियाटिक सही है. हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट. हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट वाले एरिया के अंदर आपका आएगा ये स्पिंटर ऑफ ओडी. तो ये हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट जहाँ पे आपका बन रहा होता है उस एरिया में आपको ये स्पिंटर ऑफ ओडी देखने के लिए मिल जाता है. इलियोसिकल वाल्व मुझे कहाँ मिलेगा या इलियोसिकल स्पिंटर मुझे कहाँ मिलेगा? किन दो जगहों के बीच में? सर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन. हाँ राइट. उसको मैं थोड़ा और उससे कह सकता हूँ बिटवीन योर इलियम एंड लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है. एंड लार्ज इंटेस्टाइन. इलियम एंड इलियम इज द लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. उसके और आपके लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ पे आपका चालू होगा. और अगर मैं उसे प्रिसाइसली बोलूं तो बिटवीन द इलियम एंड द सीकम ये आपको मिलेगा आपका इलियोसिकल वाल्व. पाइलोरिक स्पिंटर आपको कहाँ दिख जाता है? स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन. राइट. बिटवीन योर स्टमक एंड योर स्मॉल इंटेस्टाइन. और स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट पहले आएगा? डिओडेनम. ठीक है जी. राइट. तो ये आपके हो गए 4 वाल्व जो आपको यहाँ पे हमेशा याद रखने होंगे. चाहे इसके ऊपर कभी कैसा भी क्वेश्चन है आपको संभालना आना चाहिए. नाउ मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें ऐड करना चाहूंगा. पैराइटल सेल्स को इवन हम यहाँ पे बोल सकते हैं एज ऑक्जेंटिक सेल्स. तो ये टर्म याद रखिएगा. पैराइटल सेल को इवन कहा जाता है एज योर ऑक्जेंटिक सेल्स. तो कई बार क्वेश्चन के अंदर इंस्टेड ऑफ यूजिंग पैराइटल सेल्स वो लोग यूज करेंगे टर्म एज ऑक्जेंटिक सेल्स. दोनों का काम सेम ही रहेगा. रिलीज करेंगे आपका कासल इंट्रिंसिक फैक्टर और आपका रिलीज करेंगे यहाँ पे वो लोग आपका HCl. राइट. चीफ सेल का एक और नाम यहाँ पे आपका हो सकता है आपका पेप्टिक सेल्स. चीफ सेल्स कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज पेप्टिक सेल्स. लेकिन काम उनका सेम ही रहेगा. सिर्फ नाम यहाँ पे चेंज हुआ है बेटा. नाम मतलब उसका लाइक एक और नाम आपका आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाए. इनका रोल तो सेम ही रहेगा. They are going to release your 3 enzymes over there. They are going to release your prorenin, pepsinogen and your gastric lipase. ठीक है. गॉबलेट सेल होता है और उनका काम होता है आपका म्यूकस सिक्रेट करना. तो ये आप याद रखना. 2 नए टर्म.
ऑक्जेंटिक सेल इज अनदर नेम फॉर योर पैरेटल सेल, पेप्टिक सेल इज अनदर नेम फॉर योर चीफ सेल्स। ठीक है ना। अब ये स्लाइड के ऊपर आपको कुछ हार्मोन्स यहाँ पे दिख रहे हैं, सॉरी आपको ये स्लाइड के ऊपर कुछ आपके एंजाइम्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। इन एंजाइम्स को देखिए बताइए कि एंजाइम्स कहाँ से आ रहे होंगे। पैनक्रियाज पैनक्रियाज। पैनक्रियाज राइट राइट, ये जो मेरे आंसर है, ये जो मेरे एंजाइम से मेरे आ रहे होंगे मेरे पैंक्रियास से, बिल्कुल सही। ये है मेरे पैंक्रियाटिक एंजाइम्स, या मैं कहता हूँ दे आर माय पैंक्रियाटिक जूस का ये पार्ट बन जाता है। ठीक है, अब इसमें से कितने एंजाइम है जो जाके स्टार्च को डाइजेस्ट करेंगे। यहाँ पे आपके सामने आपको कितने एंजाइम दिख रहे हैं जो स्टार्च को डाइजेस्ट करेंगे। स्टार्च के ऊपर एक्ट कौन करेगा, इन सब नामों में से 6 नाम आपके सामने है, कौन जाके स्टार्च पे एक्ट करेगा। पैंक्रियाटिक अमाइलेज। ठीक है जी, ये आपका स्टार्च पे आके एक्ट करेगा। ठीक है, इनमें से कौन से 3 एंजाइम आपके प्रोटीन पे आके एक्ट करेंगे। ट्रिप्सिनोजन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। राइट, बिल्कुल सही, ऑल ऑफ यू ट्रू। ट्रिप्सिनोजन, कीमोट्रिप्सिनोजन और प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज आर द 3 एंजाइम्स जो आप प्रोटीन पे एक्ट करेंगे। न्यूक्लियस किसको टारगेट करेगा, न्यूक्लियस डीएनए एंड आरएनए। हाँ जी, याद रखिएगा, इसने आपका टारगेट करना है, आपके डीएनए और आरएनए को इसने टारगेट करना है। लाइपेज, यू नो इट इज गोइंग टू टारगेट द लिपिड्स, सो दैट इज समथिंग। हाँ जी, अच्छा लाइपेज अकेला काम कर सकता है, इसको किसी की हेल्प चाहिए होती है। लाइपेज अकेला काम कर सकता है या इसको किसी की हेल्प चाहिए होती है। बाइल सॉल्ट, बाइल सॉल्ट या बाइल जूस किसको हेल्प चाहिए होती है, अकेला काम नहीं कर सकता। बाइल जूस जब आपका आएगा, इट विल डू द इमल्सिफिकेशन। जब वो लिपिड का इमल्सिफिकेशन होगा उसके बाद आपको मिलेगा कि आपका यहाँ पे लाइपेज अपना काम कर पा रहा है। ठीक है, सो बाइल जूस आपका आता है यहाँ पे, इट विल डू इट्स वर्क, इट विल कैरी आउट इमल्सिफिकेशन, और उसके बाद आपको क्या दिखेगा यहाँ पे, दैट आफ्टर दैट यू कैन फाइंड कि लाइपेज आपका यहाँ पे काम कर पाएगा। सो अगर बाइल नहीं आ रहा ना, तो आपका लिपिड डाइजेशन तो आपका होने से रहा, वो तो आपका होना है ही नहीं। ठीक है, तो ये याद रखना, अभी हम लोग ये बहुत बार रिपीट कर चुके, यू हैव टू नो दिस थिंग। अच्छा, अब ये बात आप बताइए मुझे कि ये है आपकी हिस्टोलॉजी ऑफ योर जीआई ट्रैक्ट। ये आपका जो यहाँ पे कुछ नाम आपको दिख रहे हैं, दे आर बेस्ड ऑन द हिस्टोलॉजी ऑफ योर जीआई ट्रैक्ट। आप मुझे बताइए, अगर आपको इसे अरेंज करना होगा बाहर से अंदर की तरफ, तो आपका अरेंजमेंट कैसा होगा। पहले कौन सा आएगा, बाहर से अंदर की तरफ सबसे बाहर कौन सा होगा। सिरोसा सबसे बाहर, उसके बाद आपका यहाँ पे आएगा मस्कुलरिस, फिर उसके अंदर आपका आएगा यहाँ पे म्यूकोसा विल बी द इनरमोस्ट। ठीक है, दैट्स व्हाट यू आर टेलिंग मी, म्यूकोसा आपका होगा इनरमोस्ट। इन चारों में से किसके अंदर मिलेगा मुझे ऑर्बिक प्लेक्सस। हाँ जी, राइट। ऑर्बिक प्लेक्सस आपको मिलेंगे यहाँ पे मस्कुलरिस। ये कुछ नहीं है, कुछ नर्व से जो स्टिमुलेट करते हैं आपका रिदमिक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, इन चारों में से किसके अंदर मुझे मिलेंगे ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स और कुछ ग्लैंड्स। म्यूकोसा के अंदर मुझे मिल जाएंगे मेरे यहाँ पे ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, नर्व्स और इवन मेरे सारे ग्लैंड्स मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, कौन सा इसमें से पार्ट है जिसके अंदर मुझे मिलता है स्क्वैमस एपिथेलियम देखने के लिए। चारों में से किसके अंदर मुझे स्क्वैमस एपिथेलियम मिलेगा। सिरोसा बेटा, सिरोसा, सुक्रोज लिखा हुआ है, सिरोसा। It will have the yes, it is going to release your, it is going to be having the squamous epithelium। ठीक है, और इनमें से कौन होता है जो म्यूकस रिलीज करता है काफी ज्यादा अमाउंट में, क्योंकि उसका गॉबलेट सेल होता है। ठीक है, अब मुझे आप ये बताओ, मस्कुलरिस के अंदर 2 टाइप के मसल्स होते हैं। हाँ जी, लॉन्जिट्यूडनल पहले आएगा, बाहर से अंदर जाओगे तो, एंड देन यू विल हैव योर सर्कुलर। बहुत बढ़िया, ठीक है। सो दिस इज हिस्टोलॉजी ऑफ योर टिश्यू, जो आप लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। इसको आपको अरेंज करना है, असेंडिंग कोलॉन, रेक्टम, सीकम, डिसेंडिंग कोलॉन और ट्रांसवर्स कोलॉन। इसको अगर आपको अरेंज करना होगा सीक्वेंस के अंदर, तो क्या आएगा सबसे पहले बताइए। सीकम,
सीक्वेंस बताना मुझे यहाँ पे, सीक्वेंस कि स्मॉल इंटेस्टाइन कम हुआ, लार्ज चालू हो रहा है, तो सीक्वेंस क्या होगा? पहले क्या आएगा मेरे यहाँ पे, बताओ। Cecum. Ascending देन उसके बाद Ascending column. ascending colon. Ascending, transverse and descending colon. ठीक है जी, फिर आपका आएगा असेंडिंग, उसके बाद आपका आएगा यहाँ पे Transverse. ट्रांसवर्स कोलॉन, ठीक है जी, और उसके बाद आपका आएगा यहाँ पे डिसेंडिंग कोलॉन, Descending colon. डिसेंडिंग कोलॉन, एंड देन आफ्टर दैट यू विल हैव योर रेक्टम। Rectum. आप मुझे ये बताइए, बिल्कुल सही है आपका आंसर, आप मुझे ये बताइए, आप लोग मुझे, कि इन चारों में से किसके अंदर मुझे बैक्टीरिया देखने के लिए मिलेगा? Cecum. हाँ जी, सीकम के अंदर मुझे बैक्टीरिया देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। आप मुझे ये बताइए कि इसके बैक्टीरिया के जो इसके अंदर जो बैक्टीरिया होंगे वो क्या बना के देते हैं हमें? Amino acid. विटामिन के एंड विटामिन के बी के कई सारे टाइप्स, विटामिन के एंड विटामिन बी के कई सारे टाइप्स आपके यहाँ पे बनाए जाते हैं, याद रखना, ठीक है, ये आपके यहाँ पे बनाए जाएंगे, ओके। अच्छा, अगर मैं आपको एक सीकम देता हूँ आपके हाथ में, अगर मैं एक सीकम देता हूँ और अगर आपको वहां पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अगर आपको ऐसा दिखता है, तो आप क्या बोलोगे, ये क्या होगा? Vermiform appendix. सही है, सही है, बहुत सही है। इट इज गोइंग टू बी योर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, दिस इज गोइंग टू बी योर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, बिल्कुल सही। इसका कुछ काम होता है हमारे अंदर या नहीं होता? Appendix. कोई काम का नहीं होता, इसको निकालना होता है बाहर अगर ये ज्यादा कर जाए तो, ठीक है। आप मुझे कलेक्टिवली बता दो कि कोलॉन जो है आपका, विच इज अ लार्ज इंटेस्टाइन, उसका रोल क्या होता है मेनली? Water absorption. मेनली उसका काम होता है वाटर एब्जॉर्प्शन, और कुछ मिनरल आयंस को एब्जॉर्ब करेगा, याद रखना, वाटर एब्जॉर्प्शन एंड सम मिनरल आयंस विल बी एब्जॉर्ब बाय योर कोलॉन। तो इतना आपको याद रखना है कि यार कोलॉन कर क्या रहा है, इट इज एब्जॉर्बिंग द सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर एंड आल्सो एब्जॉर्बिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ मिनरल आयंस, दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। रेक्टम में आपकी फीसिस बन जाती है, वहां से भी आपका थोड़ा वाटर एब्जॉर्ब होगा एंड देन यू हैव टू रिलीज द फीसिस अलोंग विद द एनस, so that is going to be your colon, and these are the things you have to know. Now let's try to talk about the disorders. अब disorders को हम यहाँ पे हम लोग देखना चालू करते हैं, and let's try to understand them very slowly. तो पहले हम देखते हैं यहाँ पे deficiency disorders, पहले हम देखेंगे हमारे यहाँ पे deficiency disorders। पहला जो आपका है यहाँ पे, that's my वाशिकोर, वाशियोरकोर। वाशियोरकोर में क्या होता है आपका रखना, it is a deficiency of your protein, it is a deficiency of your प्रोटीन, सो दैट इज गोइंग टू बी अ डेफिशिएंसी ऑफ योर प्रोटीन। याद रखिएगा, वाशियोरकोर जो आपका कंडीशन होगा, इसमें क्या मिलेगा कि आपको मिलेगा डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, और ये मिलता है एट एज ग्रुप ऑफ 1 to 5 years ऑफ एज। मतलब जो बच्चे होते हैं जिनकी एज होती है 1 to 5 years ऑफ एज, अगर उनके अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, देन दैट कंडीशन कैन बी कॉल्ड एज योर वाशियोरकोर। ना वाशियोरकोर के अंदर होता ही है कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, लाइक हाउ कैन यू से कि द पर्सन is suffering with वाशियोरकोर। तो इसमें क्या होगा, you will have weak muscles, मसल्स बहुत वीक होंगे, लिम्स काफी थिन होते हैं, उसके अंदर लिम्स काफी थिन होते हैं, 2 से 3 साल के बच्चे के जो लिम्स होते हैं वो बहुत थिन हो जाते हैं। रिटार्डेड ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड ब्रेन, जो ग्रोथ होती है वो काफी हद तक रुक जाती है, जैसी ग्रोथ होनी चाहिए ना नॉर्मली एक बच्चे की, वैसे हो नहीं पाती, तो इसलिए हम कहते हैं इट विल बी अ रिटार्डेड ग्रोथ ऑफ बॉडी एज वेल एज ब्रेन, ठीक है। सो ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड ब्रेन विल बी स्लाइटली रिटार्डेड, मतलब रुक जाएगी, राइट। पॉट बेली, आपका पॉट बेली का मतलब होता है कि आपका पेट बाहर निकला हुआ आपको दिख जाएगा इतने छोटे बच्चे का, सो एक वो चीज एक देखने को मिलती है, पॉट बेली। एंड द चिल्ड्रन और द चाइल्ड विल हैव अ इशू ऑफ डायरिया। डायरिया मींस लूज मोशंस इन अ वेरी सिंपल टर्म्स, ओके। तो वो बच्चे के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाता है। सो कॉन्स्टेंटली वो फीकल वेस्ट रिलीज करेगा एंड लिक्विड फॉर्म में, दैट इज गोइंग टू बी अ डायरिया, और बाकी सारे सिम्टम्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अब ये कंडीशन को डील करने के लिए सबसे इसका सिंपल तरीका है, यू फीड द चाइल्ड विद द प्रोटीन सप्लीमेंट्स। आई वोंट से सप्लीमेंट, बट आप अपनी डाइट वैसे आप इन्वॉल्व करो जिसके अंदर आपको प्रोटीन का कंटेंट आपको मिल जाए। अब जनरली ये कंडीशन आपको शहरों में, इवन टाउन्स में आपको देखने के लिए नहीं मिलती, बहुत रिमोट एरियाज या जहाँ पे लाइक यू एक्चुअली हैव अ इशू ऑफ लाइक फूड का या रिसोर्सेज का अगर इशू रहता है, कंसर्न रहता है वहां पे कुछ एरियाज के अंदर, तो वहां पे शायद आपको ये देखने के लिए मिल सकता है, राइट। You don't very often get to see this condition nowadays, but
यस, दिस इज समथिंग विच इज बीन सीन, नॉट वेरी ऑफन, बट ये आपको देखने के लिए मिल जाती है। ओके, सो याद रखना। सो बेसिकली होता क्या है ना, अगर फैमिली एक लाइक राइट अमाउंट ऑफ डाइट अगर प्रोवाइड नहीं कर पा रही बच्चे को, देन जनरली आपको ये देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो याद रखना वाशी और कोर के अंदर कि आपका ये जो अफेक्टेड ग्रुप होगा, इट विल बी बिटवीन द एज ऑफ 1 to 5, राइट। इस एज के अंदर अगर प्रोटीन डेफिशिएंसी अगर आपको दिखती है, देन दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय वाशी और कोर, और ये आपके रहेंगे यहाँ पे सिम्टम्स। ठीक है, सो प्रोटीन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल द टाइम प्रोटीन इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। प्रोटीन अगर ना हो तो मसल्स के ऊपर तो इफेक्ट आपको दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, देन यू हैव समथिंग नोन एज योर मरास्मस। मरास्मस में एक चीज आपको याद रखनी है कि यहाँ पे भी आपको प्रोटीन और कैलोरी की डेफिशिएंसी आपको होगी, बट दिस इज सीन बिटवीन बिलो द 1 year ऑफ एज। यहाँ पे जो अफेक्टेड इंडिविजुअल है, इट विल बी बिलो द एज ऑफ 1 year। 1 साल से कम के जो बच्चे होंगे उनके अंदर आपको ये कंडीशन देखने के लिए आपको मिल जाएगी। याद रखिएगा बात, मरास्मस जो कंडीशन है आपको मिलती है देखने के लिए 1 साल से कम के बच्चों के अंदर। तो अगर आप समझो आप एक मेडिकल ऑफिसर है और अगर आप कोई विलेज में सर्वे कर रहे हैं, और अगर आपके सामने कोई एक बच्चा आता है जिसकी एज 6 महीने की है, और अगर आपको ये सिम्टम्स दिखते हैं, देन यू कैन से कि यार उस बच्चे को हुआ है वहां पे मरास्मस। सो लेट्स सी व्हाट आर द सिम्टम्स ओवर हियर। अगेन इम्पेयर्ड ग्रोथ, मतलब आपकी ग्रोथ हो नहीं रही, रुकी हुई है ग्रोथ आपकी। इम्पेयर्ड ग्रोथ का मतलब वही होता है यहाँ पे। थिन लिम्स, रिब्स काफी क्लियरली दिख रहे होंगे, रिब्स आपके बहुत ही क्लियरली आपके दिख जाते हैं। ठीक है, आपकी जो स्किन होगी वो काफी ड्राई या रिंकल्ड हो चुकी होगी। जो बच्चा होगा उसकी जो स्किन होगी वो बहुत ड्राई और रिंकल्ड हो चुकी होगी, एंड डायरिया रिमेन्स द कॉमन इन बोथ ऑफ देम। ठीक है, तो याद रखना है आपको यहाँ पे हमेशा, यू विल हैव ग्रोथ विल बी वेरी मच स्लो, थिन लिम्स, रिब्स आपके काफी क्लियरली दिख रहे होंगे, ड्राई एंड रिंकल स्किन, डायरिया, और ये सब आपको दिख रहा है एक साल के बच्चे में के अंदर या उससे नीचे कम के एज के बच्चे के अंदर आपको ये सब देखने के लिए मिल जाएगा। तो अगर आपको ये सिम्टम्स दिख रहे हैं, देन यू कैन एक्चुअली से दैट यहाँ पे आपकी डेफिशिएंसी है कैलोरीज की और प्रोटीन की। कैलोरिक डेफिशिएंसी मतलब कि यार जो राइट अमाउंट ऑफ मील प्रोवाइड करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा, कोई ना कोई रीजन से जो राइट जो मील जितना मिलना चाहिए एक बच्चे को, 1 साल के बच्चे को, वो मिल नहीं पा रहा। उसमें प्रोटीन कंटेंट भी नहीं है और बाकी भी कोई कैलोरिक वैल्यू उसके अंदर नहीं मिल रही आपको, एंड दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी इन द मरास्मस। तो याद रखना मरास्मस के अंदर आपको याद रखना है कि ये 1 साल से कम के बच्चे के अंदर हो रहा है, और वाशी और कोर इज समथिंग व्हिच इज हैपनिंग बिटवीन द 1 to 5 years ऑफ एज। ये बड़ा की डिफरेंस होता है। ये जो 2 मिनट टर्म आपको बोले, एक बच्चा है जो 1 साल से कम की एज का है और एक ग्रुप है यहाँ पे वो 1 से 5 साल की एज का है। तो ये जो 2 चीजें मैंने आपको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइक आपके लिए लाइक इट इज अ रेफरेंस फॉर यू टू सेपरेट कि क्या है मेरा वाशी और कोर और क्या है मेरा यहाँ पे मरास्मस। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो। तो आई होप आपको यहाँ पे डेफिशिएंसी डिसऑर्डर यहाँ पे क्लियर है, दोनों के दोनों, वाशी और कोर एंड मरास्मस टू यू, राइट। तो ये 2 चीज आपकी यहाँ पे होती है। ठीक है, देन लेट्स टॉक अबाउट सम मोर डिसऑर्डर्स। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे समथिंग इन टर्म्स ऑफ माय सिरोसिस। अब जब भी आपके सामने सिरोसिस आएगा, जब भी आपके सामने सिरोसिस आएगा, याद रखना ये एक्चुअली में एक डिसऑर्डर है रिलेटेड टू योर लिवर। इट इज अ डिसऑर्डर रिलेटेड टू योर लिवर। जबकि आपके सामने आता है टर्म सिरोसिस, आपको याद रखना है दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी हैपनिंग इन योर लिवर। अब लिवर में क्या होता है? सिरोसिस टर्म का मतलब आपको याद रखना है, इट मींस इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर, इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। सो यहाँ पे आपको देखेगा आपका लिवर बिल्कुल आपका इन्फ्लेम्ड हो चुका होगा, या इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर जो आपका होता है कभी, तो मैं कह सकता हूं कि द पर्सन इज सफरिंग विद सिरोसिस। ओके, अब एक चीज याद रखना कि अगर आपका लिवर इन्फ्लेम्ड होता है या अगर आपके लिवर के अंदर अगर आपको इन्फ्लेमेशन देखने के लिए मिलता है, सो अगर आप विजिबली अगर उसे आप देखोगे तो आपको वहां पे स्वेलिंग भी आपको दिखेगी। लिवर जो आपका होगा काफी तक लाइक आपका थोड़ा बहुत स्वेल हो चुका होगा, राइट, आफ्टर द इन्फ्लेमेशन। सो यहाँ पे होता क्या है, लेट मी जस्ट ट्राई टू टेल यू, यहाँ पे हुआ क्या, बिकॉज ऑफ अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। क्रॉनिक मतलब लॉन्ग टर्म, ये ऐसा नहीं कि आपका सिर्फ 1-2 दिन के लिए हुआ है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन मतलब कि आपका जो इन्फ्लेमेशन हुआ है, इट इज बीन देयर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, इट इज बीन देयर फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, महीनों से है या सालों से है, राइट। तो आप बोलोगे कि आपको हुआ है यहाँ पे सिरोसिस। अब देखो एक चीज यहाँ पे समझो कि ये होता क्यों है, व्हाट कैन बी द रीजन ओवर हियर। एक रीजन जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं वो आपका होगा अल्कोहल।
ये तो आपका एक वन ऑफ द मेजर रीजन रहता है जिससे आपका लिवर डैमेज होता है। देखो आपने एक सिंपल टर्म सुना होगा हमेशा, लिवर डैमेज, राइट। आपने एक सिंपल टर्म सुना होगा हमेशा, दैट इज लिवर डैमेज, राइट। सो लिवर डैमेज बेसिकली आपका हो रहा है, राइट, बिकॉज ऑफ अल्कोहल। और जब हम लिवर डैमेज टर्म यूज करते हैं, कई बार डॉक्टर आपको बताना चाहता है समथिंग इन टर्म्स ऑफ द सिरोसिस, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं इन्फ्लेमेशन हो रहा है किससे, बिकॉज ऑफ केमिकल्स, पैरासिटिक इन्फेक्शन एंड एल्कोहलिज्म। हो सकता है कई बार कोई इन्फेक्शन आपकी बॉडी में आ जाए, कोई पैरासाइट बॉडी के अंदर आपके आ जाए और वो जाके आपके लिवर को डैमेज करे, दैट इज अ पॉसिबिलिटी, बट वो इतना कॉमन नहीं होता। कुछ केमिकल्स अगर आपकी बॉडी में आ जाए, राइट। अब केमिकल्स कैसे आ सकते हैं, ये आपके खाने के साथ आ सकते हैं। काफी लाइकली चांस है कि खाने के साथ साथ आपके केमिकल्स पेट में आ सकते हैं एंड देन दे कैन हैव इम्पैक्ट ऑन द लिवर। ओके, इमीडिएट इफेक्ट ना दिखे लेकिन कुछ सालों के बाद उसका इफेक्ट आपको दिख सकता है। So chemicals, parasite, alcoholism can cause the inflammation of liver, right? Hepatocyte is replaced by fibrous connective tissue. इसका मतलब क्या होता है ना, देखो आपके जो लिवर सेल्स हैं, दे आर योर हिपेटोसाइट्स। ये आपके यहाँ पे हिपेटोसाइट्स, ये वहां पे खत्म हो जाएंगे, इनकी डेथ होना वहां पे चालू हो जाएगी और उस एरिया को कवर कर लेगा मेरे यहाँ पे फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। अब क्योंकि आपके लिवर सेल्स वहां पे है ही नहीं या आपके लिवर सेल्स कम हो रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा कि आपके लिवर की काम करने की क्षमता वहां पे कम हो जाएगी। योर लिवर इज नो लॉन्गर गोइंग टू वर्क द वे इट वाज वर्किंग बिफोर। तो यहाँ पे आपका लिवर डैमेज हो जाता है, लिवर आपका काम करेगा नहीं सही से, और जो भी लिवर कंट्रोल कर रहा था वो साइड चीज आपके यहाँ पे हो नहीं पाएंगी। सो योर बेसिकली विल हैव इम्पैक्ट ऑन द बॉडी। लिवर अगर आपका काम करना बंद कर देता है ना, देन इट विल हैव अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन द बॉडी, ठीक है, ध्यान रखना। तो यही चीज आपके यहाँ पे होती है, लिवर सेल्स आर रिप्लेस्ड बाय अ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, सिम्टम्स क्या होते हैं इसके अंदर, जॉन्डिस आपको होते हुए दिख जाएगा। देखो अगर लिवर सही से काम नहीं कर रहा, देन जॉन्डिस इज समथिंग विच इज वेरी कॉमन। याद रखना ये बात, अगर लिवर सही से काम नहीं कर रहा, देन जॉन्डिस एक काफी कॉमन सिम्टम आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो जॉन्डिस आपका यहाँ पे हो जाएगा, दैट्स वन थिंग। एंड यू कैन ऑल्सो हैव एक्सेसिव ब्लीडिंग। क्या आप में से कोई इसे एक्सप्लेन कर पाएगा कि व्हाई यू विल हैव एक्सेसिव ब्लीडिंग अगर आपका लिवर काम नहीं कर रहा तो? थोड़ा सोचो। ऑलराइट, सी व्हाट विल बी हैपनिंग ना, अंडरस्टैंड दिस थिंग। सी आपका जो लिवर होता है ना, यहाँ पे वो क्या करता है ना, लिवर कई सारे आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाता है। लेट मी जस्ट राइट ओवर हियर, लिवर इज गोइंग टू मेक समथिंग नोन एज नंबर ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स, राइट। ये तो आपने पढ़ा नहीं होगा, आई विल जस्ट लेट यू नो दिस। सी अब एक बात आपको भी नोटिस करना, अगर आपको कभी कट लगता है ना हाथ में, पैर में, कहीं पे भी खून निकलेगा, बट कुछ ही मिनटों के बाद वहां पे वो एरिया जम जाएगा, लाइक द ब्लीडिंग विल स्टॉप, अनलेस बहुत बड़ा कट हो। अगर एक छोटा सा कट है, ब्लेड से कट लगा है आपको, या आपके पेन से अगर आपको कट लग गया या चाकू से कट लग गया, देन ब्लीडिंग विल हैपन, बट फिर वो रुक जाएगा, ब्लीडिंग आपके यहाँ पे रुक जाती है। वो आपका होता है बिकॉज ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर, लाइक आपके कुछ क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं आपके ब्लड के अंदर जो आपके ब्लीडिंग को रोक देते हैं, जो एसेंशियल है, दैट इज गोइंग टू बी एसेंशियल, ताकि आप फिजूल में ब्लड लॉस ना करो और जो इंजरी साइट है उसे आप बंद कर सको। तो जैसे ही आपको कट लगता है, देयर इज सम पाथवे व्हिच विल इनिशिएट, कुछ प्रोसेस बॉडी के अंदर चालू होता है और वो जाके आपके एरिया को सील करता है, वो फटाफट जाके उस एरिया को बंद करेगा जल्द से जल्द। अब होता क्या है कि ये जो क्लॉटिंग फैक्टर है ये बनेंगे आपके लिवर के अंदर, दे आर फॉर्म्ड इन लिवर। अब अगर तुम्हारा लिवर ही काम नहीं कर रहा तो क्लॉटिंग फैक्टर भी तुम्हारे नहीं बनेंगे। अगर क्लॉटिंग फैक्टर तुम्हारे बंद नहीं रहे, अगर तुम्हारे क्लॉटिंग फैक्टर यहाँ पे बंद नहीं रहे, तो काफी लाइकली चांस है बेटा कि तुम्हें कट लगाना, तुम्हारी ब्लीडिंग होती रहेगी। काफी लाइकली चांस है कि आपको अगर कट लग गया, आपका खून बहता ही रहेगा, क्योंकि आपका लिवर काम नहीं कर रहा, और क्योंकि लिवर काम नहीं कर रहा तो ये आपका बन नहीं रहा, दिस इज नॉट गेटिंग फॉर्म्ड। और अगर ये बन नहीं रहा तो ये वो लोग हैं, दीज आर दोज प्रोटीन विच इंश्योर्स, ये उस चीज का ध्यान रखते हैं कि आपका खून ज्यादा बहे ना, और वहां पे आके उस चीज को बंद कर देते हैं, बट दैट वोंट हैपन। तो इसलिए सिरोसिस के अंदर ब्लीडिंग आपको ज्यादा देखने के लिए मिल जाती है। दैट मीन्स अगर कट लगा आपको कभी, देन यू विल स्टार्ट ब्लीडिंग ओवर देयर। ओके, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो जब भी आपके सामने ये टर्म आएगा ना सिरोसिस, आप पहले बोलेंगे इट्स अ इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। इसके रीजन कई सारे हो सकते हैं, जो सबसे कॉमन आपको मिल जाता है वो आपका होता है अल्कोहलिज्म। इवन केमिकल कैन कॉज दैट, इवन पैरासाइट कैन कॉज दैट, राइट। लिवर सेल्स की यहाँ पे डेथ हो जाएगी और उन्हें रिप्लेस करेगा मेरा यहाँ पे
फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, राइट, एंड जॉन्डिस काफी कॉमन सिम्टम इसका यहाँ पे, और आपकी ब्लीडिंग यहाँ पे एक्सेसिवली यहाँ पे होते हुए आपको दिख जाती है, ठीक है। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। तो क्या आपको सिरोसिस यहाँ पे समझ आ रहा है? इज द सिरोसिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये आपको याद रखना है किस होता है। तो देखो ये टर्म है ना अभी, और 12th में भी ये बार बार आपके सामने आएगा, लेकिन इसके बाद जब भी आपके सामने ये टर्म आएगा उसको एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा इतने डिटेल में। सो यू हैव टू नो कि सिरोसिस मतलब आपका लिवर के साथ दिक्कत है, लिवर डैमेज या इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर, दैट्स व्हाट आई वांट यू टू रिमेंबर। कोई अगर कॉमर्स का होता तो उसे मैं बोलता है तुम याद रखोगे लिवर डैमेज, बट तुम याद रखोगे एज अ इन्फ्लेमेशन ऑफ योर लिवर, ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। नाउ यू हैव डायरिया। डायरिया एक बड़ी ही कॉमन कंडीशन है जीआई ट्रैक की। आपने कुछ गलत खा लिया, वो टाइम पे आपका डायरिया हो जाता है। सो लेट्स सी इसमें हो क्या रहा है। बेसिकली आपका क्या दिखेगा आपको डायरिया के टाइम पे? यू विल हैव अ इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी, वॉल्यूम एंड फ्लूइड कंटेंट ऑफ द फीसेस, राइट। तो यहाँ पे होता क्या है, यू विल हैव टू यूज द वॉशरूम मल्टीपल टाइम्स, बिकॉज आपका जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे आपका स्टूल पास करने का वो आपका इंक्रीज हो जाएगा, और आपका जो स्टूल होगा उसमें बहुत ज्यादा फ्लूइड कंटेंट आपको दिख जाएगा। सो फ्लूइड कंटेंट ऑफ द फीसेस इज गोइंग टू इंक्रीज, और फ्रीक्वेंसी आपके यहाँ पे बढ़ जाती है। अब जनरली होता क्या है, अगर डायरिया बहुत ज्यादा हो जाए ना तो मैटर ऑफ कंसर्न हो सकता है। अगर इंसान को लाइक एक दिन में लाइक 12-12, 15-15 बार अगर उसे वॉशरूम यूज करना पड़ा, इफ ही हैज टू गो फॉर अ लू, देन इन दैट केस इट कैन बी अ मैटर ऑफ कंसर्न, क्योंकि उसमें क्या होगा, आपको हो सकता है डिहाइड्रेशन। अगर डायरिया बहुत ज्यादा होता है देन इट कैन लीड टू समथिंग नोन एज डिहाइड्रेशन, दैट मींस आपका वाटर लॉस बहुत ज्यादा बॉडी से हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि डायरिया होता क्यों है, व्हाई इट इज हैपनिंग। तो इसके रीजन यहाँ पे लिखे हुए, यहाँ पे बिकॉज ऑफ कॉज बाय द इंक्रीज मोटिलिटी। आपका इंटेस्टाइन क्या कर रहा है ना, जो भी खाना अंदर आ रहा है उसको फटाफट आगे भेज रहा है, और कुछ एब्जॉर्प्शन कर ही नहीं रहा। ना ही पानी का एब्जॉर्प्शन यहाँ पे हो रहा है, ना ही आपके खाने का एब्जॉर्प्शन यहाँ पे हो रहा है, और यहाँ पे आपका एब्जॉर्प्शन होगा नहीं, आपका खाना आगे बढ़ता रहेगा एंड इट विल रीच टू द रेक्टम। ऐसा समझ लो स्टमक से रेक्टम तक पहुंचने के लिए अगर नॉर्मल इंसान के अंदर 2 से 3 घंटे लग रहे हैं ना, किसको डायरिया हुआ होगा वो टाइम खत्म हो जाएगा एंड इट विल रीच टू अराउंड इन योर 4 to 5 मिनट्स। मतलब कुछ एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, कुछ आपका पे एब्जॉर्ब हो नहीं रहा, आपका खाना पहुंचा स्टमक के अंदर, इंटेस्टाइन में पहुंचा, फटाफट आगे बढ़ रहा है, ना ही एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ना ही कुछ आपका मोटिलिटी वहां पे ज्यादा है, एंड इट विल रीच इनटू योर रेक्टम। सो इंक्रीज मोटिलिटी एंड डिक्रीज एब्जॉर्प्शन बाय द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन आपका एब्जॉर्ब नहीं करेगा और आपकी मोटिलिटी यहाँ पे आपकी बढ़ गई होगी। दैट इज समथिंग आई गेट टू सी हैपनिंग इन द डायरिया, एंड दैट्स व्हाई यू विल हैव फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरिया और फ्रीक्वेंसी ऑफ पासिंग स्टूल इज गोइंग टू इंक्रीज। याद रखना फ्लूइड कंटेंट यहाँ पे काफी ज्यादा होता है, और अगर फ्लूइड कंटेंट आपका ज्यादा होगा देन दैट मींस यू आर लूजिंग प्लेंटी ऑफ वाटर। याद रखना ये चीज बड़ी अंडरस्टैंड वाली बात है कि आपका यहाँ पे पानी का लॉस काफी ज्यादा होगा। अगर ये चीज हो रही है देन कई बार पेशेंट को एडमिट करना पड़ता है। अगर बहुत डायरिया हो रहा हो ना, देन यू माइट हैव टू एडमिट द पेशेंट टू हॉस्पिटल समटाइम्स। देखो यहाँ पे कैन रिजल्ट इन डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। अच्छा मुझे आप लोग ये बताओ कि आपका इलेक्ट्रोलाइट का अगर इम्बैलेंस हो तो आप क्या खा सकते हो, या आपको क्या दिया जाता है, बच्चों को क्या दिया जाता है अगर इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस हो तो? घर पे क्या दिया जाता है बच्चों को? हैव यू हर्ड समथिंग लाइक योर ORS. सुना है कभी? ORS. अरे दिया जाता है बेटा। Yes, sir. इतना तो तुम सजेस्ट कर सकते हो, अभी तुम्हारी डिग्री नहीं है लेकिन तुम इतना तो सजेस्ट कर सकते हो अगर तुम्हें कभी कुछ ऐसा होते हुए दिख जाए तो, राइट। यू कैन टेल कि नहीं, अभी तक तो हम प्लांट फिजियो तक ही पहुंचे हैं, आई कैन से एनीथिंग। सो ORS इज समथिंग यू कैन गिव टू इंडिविजुअल टू मेंटेन द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन केस दे हैव इशू ऑफ डिहाइड्रेशन। तो ये जनरली बच्चों को दिया जाता है, ठीक है। दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर। सो यू हैव योर DRS, यू हैव योर डायरिया, यू हैव योर सिरोसिस। ये आपकी 2 कंडीशन है आपकी यहाँ पे जो आपको कैटेगरिकली यहाँ पे। क्या डायरिया आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? Yes, sir. का बड़ा ही सिंपल कंडीशन है, राइट। बस यू हैव टू नो कि व्हाई इट इज हैपनिंग। Yes, sir. और कई बार क्या होता है ना, कई बार इन्फेक्शन होता है ना स्टमक में, तब भी आपको हो सकता है। कोई इन्फेक्शन हो गया तो वो टाइम पे आपको डायरिया इज समथिंग कॉमनली सीन, ठीक है।
और याद रखना, अगर बहुत ज्यादा हो रहा है, डिहाइड्रेशन कैन बी अ मैटर ऑफ कंसर्न, बहुत ज्यादा डायरिया, देन इट कैन बिकम अ कंसर्न. सो या दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो. ये आपने यहाँ पे देख लिया. तो अभी तक हमने देखे हमारे 4 कंडीशन, वाशियोरकोर, मरास्मस, वी हैव सीन द सिरोसिस, और फिर हमने देखा हमारे यहाँ पे डायरिया. नाउ लेट्स ट्राई टू टॉक अबाउट समथिंग इन टर्म्स ऑफ माय कॉन्स्टिपेशन. इसकी बात करते हैं. बिल्कुल ही अपोजिट हो जाएगा ये. व्हेन यू टॉक अबाउट द कॉन्स्टिपेशन, दिस कंडीशन इज गोइंग टू बिकम कंप्लीटली डिफरेंट. ये जो आपकी कंडीशन यहाँ पे होगी, ये आपकी बिल्कुल यहाँ पे चेंज हो जाएगी. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. जब भी आप बात करते हो यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन की, दिस कंडीशन इज गोइंग टू बी कंप्लीटली अपोजिट टू व्हाट यू गेट टू सी इन द डायरिया. तो ये देख लेते एक बार हम लोग यहाँ पे. लेट्स सी, जस्ट वेट अ मिनट. Right. So what will be happening here na? Difficulty in defecation caused by decreased motility of the intestine. अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, आपका खाना पहुंच गया स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, वहां से आपका खाना पहुंच गया लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, बहुत स्लोली, मतलब जितने स्पीड से जाना चाहिए था उससे स्लोली वो पहुंचा, राइट. तो उसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे मेरा एज अ डिक्रीज मोटिलिटी. दैट्स व्हाट आई एम कॉलिंग इट एज अ डिक्रीज मोटिलिटी. ठीक है. अब होता क्या है, आपका जो खाना है वो कोलॉन के अंदर कुछ ज्यादा ही टाइम स्पेंड कर रहा है. कोलॉन से समझो उसको अगर 1 घंटे में पास होकर निकलना था, वो आपका 2-3 घंटे वहां पे स्पेंड कर रहा है. और अगर आपका फूड, अगर आपका अनडाइजेस्टेड या पार्शियली डाइजेस्टेड फूड अगर आपका कोलॉन में ज्यादा टाइम अगर स्पेंड कर रहा है, देन व्हाट विल हैपन कि वाटर एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा. ये चीज याद रखना. कोलॉन जाना जाता है, याद रखना, आपका जो कोलॉन होता है वो जाना जाता है फॉर द वाटर एब्जॉर्प्शन, फॉर द वाटर एब्जॉर्प्शन. तो अगर इसमें खाना अगर ज्यादा टाइम के लिए रहेगा, अगर आपका फूड यहाँ से पास होते समय ज्यादा टाइम स्पेंड करता है, देन मोर वाटर एब्जॉर्प्शन विल बी हैपनिंग. अब दिक्कत क्या आती है, अगर ज्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन हो गया तो आपका जो स्टूल होगा वो हो जाएगा हार्ड. इस बात को आप लोग समझो. अगर कोलॉन में ज्यादा टाइम स्पेंड कर दिया खाने ने, देन द स्टूल बिकम्स योर हार्ड एंड इट बिकम्स डिफिकल्ट टू डिफिशिएट. सो लेट्स सी दैट. तो यहाँ पे होगा क्या, फीसिस रिमेन इन कोलॉन फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. बहुत लंबे टाइम के लिए फीसिस वहां पे रह जाती है. अब क्या होगा, आपका एक्सेसिव वाटर लॉस, आपका वाटर एब्जॉर्प्शन हो जाएगा. अगर पानी हद से ज्यादा एब्जॉर्ब हो गया तो आपका क्या हो रहा है यहाँ पे, योर फीसिस बिकम ड्राई एंड हार्ड. आपकी जो फीसिस यहाँ पे होंगी वो बन जाएंगी आपके यहाँ पे ड्राई एंड हार्ड. एंड देन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू डिफिशिएट. ये आपका जो फीकल वेस्ट पास करना है यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है. कई बार आपको मेडिकेशंस लेने पड़ सकते हैं, राइट. और एल्स द डॉक्टर विल गिव यू सम काइंड ऑफ लाइक ड्रग्स व्हिच कैन हेल्प यू आउट टू deal with those kind of condition. So that is something you have to remember कि यहाँ पे हो क्या रहा है आपका, आपकी जो फीसिस यहाँ पे आपकी ड्राई और हार्ड हो जा रही है, और वो हार्ड इसलिए हो रही है क्योंकि कोलॉन में उन्होंने ज्यादा टाइम स्पेंड किया and there is more amount of water absorption happening over there. So this is the reason of for your constipation. क्या constipation आपको यहाँ तक समझ आ रहा है? Is the constipation clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Right? Yes, sir. ठीक है. So that is something which is happening in this. अब रीजन यहाँ पे क्या हो सकता है आपका, इनएडिक्वेट वो फ्लूइड इनटेक हो सकता है कि आप पानी ज्यादा पी नहीं रहे दिन भर के अंदर, राइट. आपके खाने में फाइबर की कमी है. अगर आपकी डाइट में फाइबर की कमी होती है, देन ये कंडीशन आपकी आ सकती है. और अगर आप कोई सर्टेन टाइप के ड्रग्स अगर आप ले रहे हो, अगर आप कुछ टाइप के ड्रग्स अगर आप ले रहे हो, ड्रग्स मीन्स नॉट ड्रग्स जो एथलीट्स यूज करते हैं, ड्रग्स कैन बी समथिंग व्हिच आर यूजिंग एज अ मेडिकेशन. अगर आप वो भी अगर आप कुछ कंज्यूम कर रहे हो या यूज कर रहे हो, इवन इन दैट केस यू कैन फाइंड कि आपका यहाँ पे जो हो सकता है कोलॉन, यहाँ पे यू कैन हैव अ इशू ऑफ योर कॉन्स्टिपेशन. ठीक है. सो इनसफिशिएंट फाइबर के लिए जनरली आप ओट्स एक काफी अच्छा ऑप्शन होता है. ओट्स को आप खा सकते हो. You can eat certain kind of like pulses which can have good amount of fiber, right? And fluid intake maintain करना यहाँ पे काफी जरूरी होता है. So these are the reasons for that. तो ये हो गया आपके रीजन फॉर कॉन्स्टिपेशन. तो याद रखना क्या होता है आपके यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन, यहाँ पे क्या दिक्कतें आपकी आ जाती है. देन यू हैव जॉन्डिस. अब जब भी आपको जॉन्डिस दिख जाए टर्म, आपके दिमाग में सबसे पहली चीज आएगी येलोइश कलरेशन ऑफ योर आईज, स्किन ड्यू टू बिल्डअप ऑफ योर बिलिरुबिन. बिलिरुबिन के बिल्डअप के जैसे आपको येलोइश जो आपके बॉडी में जो कलर दिखेगा सडनली, दैट मींस यू आर सफरिंग विद जॉन्डिस. अब जॉन्डिस में होता क्या है यहाँ पे, जॉन्डिस में आपको यहाँ पे क्या दिखेगा होते हुए, लेट मी जस्ट यूज अ डिफरेंट कलर. यहाँ पे दिखेगा दैट बिलिरुबिन आपका आ कहां से रहा है. तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ आपको मैं
कि आपके आरबीसी की जब डेथ होती है, आरबीसी की जब आपकी होगी डेथ, तो इसके अंदर आपका होगा आपका एक हिम ग्रुप। इस हिम ग्रुप को हम कन्वर्ट करते हैं आपके बिलिरुबिन के अंदर। अगर आपको याद हो ये हमने किया था, देखिए आरबीसी की जब डेथ हो जाएगी ना 120 डेज के बाद, तो ये आपका लिवर तक पहुंचेगा, और लिवर क्या करेगा, लिवर इज गोइंग टू बी कन्वर्टिंग द हिम ग्रुप इनटू योर बिलिरुबिन, और वो कन्वर्ट करने के बाद इस बिलिरुबिन को वो डाल देगा इनटू योर गॉल ब्लैडर, इसको पकड़ के डाल देगा इन योर बाइल जूस। आई विल से इट विल ऐड इनटू द बाइल जूस। उसे बाइल जूस में वो डाल देगा, और बाइल जूस से आपका कंटेंट चला जाएगा इनटू योर गॉल ब्लैडर। बाइल जूस से आपका कंटेंट चला जाएगा इनटू योर गॉल ब्लैडर। तो ये चीज आपको होते हुए दिख जाएगी, राइट। ये बेसिकली आपका, दिस इज अ पाथवे विच यू हैव टू नो, कि आपका आरबीसी का जब डेथ होता है ना, तो उसका हिम पार्ट को आप निकालते हो, उसको कन्वर्ट करते हो बिलिरुबिन के अंदर, और ये सब आपका लिवर करेगा, और लिवर फिर उसे डाल देगा इनटू योर बाइल जूस। ठीक है, लिवर ने ये सब करके बाइल जूस में से डाल देना है, और बाइल जूस आपका जाता है ब्लैडर के अंदर। सो दैट इज समथिंग, ये एक आपका इवेंट है जो आपको यहाँ पे समझना है, बिकॉज इसके ऊपर बेस्ड ये पूरा टर्म्स है, राइट। सो लिवर इज गोइंग टू डू ऑल दोस थिंग्स, लिवर विल टेक द अकाउंटेबिलिटी ऑफ डूइंग दिस थिंग। अब यहाँ पे ये चीज आपकी होगी। अब देखो यहाँ पे 3 टर्म्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, प्री हिपेटिक जॉन्डिस, हिपेटिक जॉन्डिस एंड एक्स्ट्रा हिपेटिक जॉन्डिस। इनको मैं आपको फटाफट बताता हूँ और आपको जल्दी से याद भी हो जाएगा, राइट। जब आपका टर्म आता है प्री हिपेटिक जॉन्डिस, इसमें क्या हो रहा है, अगर आपको टर्म मिलता है, लेट मी राइट डाउन ओवर हियर, अगर आपको टर्म मिलता है प्री हिपेटिक जॉन्डिस, देन आपको याद रखना है यहाँ पे कि यहाँ पे होगा क्या। यू विल फाइंड excess of bilirubin formation is seen. Excess of bilirubin formation is seen. Bilirubin formation is seen. तो अगर मैं कह रहा हूं there is a excess of bilirubin formation, तो क्या मैं कह सकता हूं कि शायद आरबीसी की डेथ भी हद से ज्यादा हो रही है? कैन आई से दैट? Yes, sir. Yes. अगर मैं कह रहा हूं कि यार हद से ज्यादा बिलिरुबिन बन रहा है बॉडी के अंदर, देन आई कैन आल्सो पॉसिबली दिस आल्सो मींस देयर माइट बी अ मोर अमाउंट ऑफ आरबीसी डेथ, देयर माइट बी मोर आरबीसी डेथ हैपनिंग। और अगर ऐसा हो रहा है देन यह भी मैटर ऑफ कंसर्न है, ये भी एक मैटर ऑफ कंसर्न कि आरबीसी की डेथ क्यों हो रही है, बॉडी में ऐसा क्या हो रहा है, या कोई इन्फेक्शन है क्या जिससे मेरे आरबीसी की यहाँ पे डेथ हो रही है। अगर आरबीसी की डेथ ज्यादा हो रही है देन यू हैव एक्सेस ऑफ बिलिरुबिन फॉर्मेशन। अगर बिलिरुबिन एक्सेस में बनता है तो आपको वो आपके ब्लड के अंदर देखने के लिए आपको मिल जाएगा, और अगर आपको ब्लड के अंदर देखने के लिए आपको मिल जाए देन आपके आईज, नेल्स, स्किन के अंदर आपको येलोइश पिगमेंट आपको देखने के लिए आपको मिल जाता है। सो प्लीज नो दैट एक्सेस ऑफ बिलिरुबिन फॉर्मेशन अगर आपका हो रहा है, दैट माइट मीन योर आरबीसी आर डाइंग, आपके आरबीसी की डेथ यहाँ पे हो रही है काफी अच्छे अमाउंट में, और अगर ये हो रही है ज्यादा अमाउंट में देन इट कैन बी मैटर ऑफ कंसर्न। तो ये आएगा आपका इन योर प्री हेपेटिक जॉन्डिस के अंदर। हिपेटिक जॉन्डिस बड़ा सिंपल है यहाँ पे। हिपेटिक जॉन्डिस अगर आपके सामने टर्म आता है कभी, देन याद रखिएगा दैट इन दिस यू विल बी फाइंडिंग देयर विल बी अ सिरोसिस। और सिरोसिस क्या होता है बता दिए मुझे, सिरोसिस होता क्या अल्टीमेटली? Inflammation of liver. Inflammation of liver, that's it. Yes, so याद रखना that simply means your inflammation of your liver. इसका मतलब क्या होता है, inflammation of your liver, और यही चीज आपको यहाँ पे देखने के मिल जाएगी। तो अगर आपको इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर है देन आपको जॉन्डिस वाली सिम्टम्स आपको दिखेंगे, तो डॉक्टर क्या बोलेगा कि यार ये जो जॉन्डिस है आपका है क्योंकि ये लिवर के डैमेज से हो रहा है, इसको मैं बोलूंगा यहाँ पे एज अ हिपेटिक जॉन्डिस, राइट। प्री हिपेटिक जॉन्डिस के अंदर यू विल गेट टू सी कि यार यहाँ पे आपका आरबीसी का डेथ ज्यादा हो रहा है एंड दैट्स व्हाई यू हैव एक्सेस ऑफ बिलिरुबिन, ओके। एंड उसके बाद जो यहाँ पे टर्म आता है दैट्स गोइंग टू बी अ पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस, यू हैव अ पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो ब्लैडर है ना वो वहां पे हो गया ब्लॉक्ड, देयर विल बी अ स्टोन फॉर्मेशन इन ब्लैडर। आई कैन गिव यू द एग्जांपल ऑफ योर, सुना होगा शायद आप लोगों ने कभी, स्टोन फॉर्मेशन ब्लैडर में भी होता है। सो देयर विल बी अ Yes, sir. स्टोन Yes, फॉर्मेशन इन गॉल ब्लैडर।
और इसके वजह से आपका जो बाइल जूस है वो आपका इंटेस्टाइन तक पहुंच नहीं पा रहा, राइट। और जो भी बाइल जूस आपका बन रहा है इट इज गेटिंग इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो अगर ऐसी कंडीशन में अगर आपकी हो जाती है ना, तो भी उसके अंदर आपको लाइक जॉन्डिस वाले सिम्टम आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसको हम बोलते हैं पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस। सो पोस्ट हिपैटिक के अंदर आता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है मेरे ब्लैडर के साथ, या फिर वहां पे स्टोन फॉर्मेशन मुझे दिख जाएगा, या फिर हो सकता है कि यार वहां पे ट्यूमर बन चुका हो, कोई भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से मेरा ब्लैडर जो है वो अपना कंटेंट इंटेस्टाइन तक पहुंचा नहीं पा रहा। और अगर आपको देखने के लिए मिल जाता है देन दैट मींस यू विल हैव द सिम्टम्स ऑफ जॉन्डिस, क्योंकि सारा के सारा बिलिरुबिन अब आपके ब्लड के अंदर आ जाएगा एंड यू कैन सी द सिम्टम्स इन योर आईज, नेल्स एंड एवरीवेयर। ठीक है, तो ये 3 टाइप के जॉन्डिस आपको यहाँ पे लाइक टर्म्स होते हैं जो आपको यहाँ पे समझना है। एक होता है पोस्ट हिपैटिक, यहाँ पे आप याद रखना इट्स स्टोन फॉर्मेशन इन गॉल ब्लैडर। हिपैटिक जॉन्डिस मींस आपका लिवर डैमेज ही है। अगर कोई क्लिनिशियन बोलता है दैट द पर्सन इज सफरिंग विद हिपैटिक जॉन्डिस, आपने दिमाग में बिठा लेना है कि इसका है लिवर डैमेज, एंड आप दिमाग में इवन बिठा सकते हो क्या रीजन हो सकता है उसके लिवर डैमेज का, ऑल बाय योरसेल्फ। ठीक है, एंड देन यू हैव अ प्री हिपैटिक जॉन्डिस, दैट मींस यहाँ पे आपकी बन रही है बहुत ज्यादा बिलिरुबिन आपका बन रहा है यहाँ पे, लेकिन काफी ज्यादा बन रहा है। दैट कैन बिकॉज ऑफ द मोर अमाउंट ऑफ आरबीसी डेथ। आरबीसी डेथ का अमाउंट यहाँ पे ज्यादा हो रहा होगा। अब ये एज अ क्लिनिशियन ये एक सिग्नल होता है आपके लिए, एक आपके लिए काफी अच्छा सिग्नल होता है जिसको आप देख के समझ सकते हो कि पॉसिबली क्या गलत हो रहा है बॉडी के अंदर। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर। तो क्या जॉन्डिस वाला कंपोनेंट आपको सबको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज द जॉन्डिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. कोई पोर्शन है आप चाहते हैं आप पे जो रिपीट कर दिया जाए? इज देयर एनी पार्ट व्हिच यू वांट टू रिपीट हियर? बोलिए बोलिए, अगर कुछ पार्ट रिपीट करना तो बिल्कुल बताइए, हम रिपीट कर देंगे। तो ये आपका हो गया यहाँ पे जॉन्डिस, एक आपका यहाँ पे हो जाता है। देन यू हैव समथिंग लाइक योर कॉन्स्टिपेशन, देन यू ऑल्सो हैव समथिंग लाइक योर डायरिया, सिरोसिस। ठीक है, ये 4 को आपको याद रखना है। एंड देन यू कैन हैव समथिंग लाइक वाशियोरकोर एंड मरास्मस। Excuse me, sir. बताइए बेटा, बताइए, बोलिए बेटा, बोलिए। तो जब किसी को जॉन्डिस हो जाता है, जब किसी को जॉन्डिस हो जाता है तो फिर उनको येलो कलर का जो फूड होता है वो खाने को मना क्यों करते हैं? येलो कलर का फूड खाने के लिए मना करते हैं? Yes, sir. I'm not aware of that. The possible reason could, I have no, actually I'll actually have to look for that. I have no clue about that कि वो येलो कलर का फूड खाने के लिए क्यों मना करते हैं। Possibly one idea I could have is going to be that it might lead to a formation of a pigment which is going to be similar to bilirubin, but again that shouldn't create a much difference over here because it is getting into the intestine. So I'll have to check, like I haven't heard this before कि येलो कलर का फूड खाने के लिए मना कर रहे हैं। So I'll have a look at that and then I'll get back to you कि actually में ऐसा क्यों होता है। ठीक है सर ये Okay. लोग पहनने के लिए भी मना करते हैं। ये लोग पहनने के लिए अब ज्यादा हो रहा है बेटा, अब ज्यादा। नाउ यू आर गोइंग बियॉन्ड, तुम्हारा बायोलॉजी के तुम बियॉन्ड जा रहे हो कि अब येलो भी नहीं पहनना, तुम्हें ऑस्ट्रेलिया टीम को सपोर्ट नहीं करना। तुम बोलोगे कल उठ के कि ये वो है तुम्हारे लॉजिक क्या बेटा। नाउ आई डाउट व्हाट यू हैव जस्ट सेड व्हेन यू सेड ना, मोमेंटरीली आई जस्ट टुक दैट सीरियसली। ऑलराइट, बट सी आई विल स्टिल चेक दैट इफ देयर इज समथिंग रेलेवेंस टू दैट। ठीक है, सो ये 4 आपको यहाँ पे याद रखनी है, वाशियोरकोर, मरास्मस, सिरोसिस, डायरिया एंड योर जॉन्डिस एंड योर कॉन्स्टिपेशन। ये चारों को काफी क्लियर रखना दिमाग के अंदर। उन्होंने आपको डायरेक्टली तो पूछेंगे नहीं वो लोग आपसे, बट स्टेटमेंट्स आपको पूछ लेंगे इनके ऊपर बेस्ड। तो स्टेटमेंट्स आपको पता तभी रहेंगी जब आपको इनके बारे में काफी क्लैरिटी अगर आपको रहती है तो। ठीक है, देन ओनली यू कैन लाइक एबल टू आंसर दिस क्वेश्चंस। ठीक है, नाउ तो the other things you have to know. Now let's have a look at few questions जो हमने करने थे. Let's have a look at some of the PYQs. तो ये कल हमने किया था 67 वाला, हमने PYQ यहाँ पे हमारा हमने किया था यहाँ पे। Yes, sir. Have a look at your secretion of gastric juice is stopped by. आपके गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन कौन रोकता है? मुझे चैट में आप लोग आंसर करेंगे। गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन आपका कौन रोकेगा? Who is going to stop the gastric juice secretion? और यहाँ पे आंसर आ चुके मेरे सबके। 1993 का क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, एंड द आंसर इज गोइंग टू बी योर एंटेरोगेस्ट्रॉन। यस, एंटेरोगेस्ट्रॉन आपका रुकेगा आपका गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन। इसका एक और नाम क्या होगा? बहुत बढ़िया, इनहिबिटरी टाइड, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड इज अनदर नेम फॉर है गैस्ट्रो एंटेरोगेस्ट्रॉन। ठीक है,
ऑलराइट, ध्यान से देखेंगे और आंसर करेंगे। Which of the following is a function of enterogastron? कौन सा फंक्शन है आपके enterogastron का? It inhibits the secretion of your gastric juice. It stimulates the secretion of your digestive juice in the stomach. हाँ जी, सबके आंसर यहाँ पे आ रहे हैं, and yes, all of you are true. It stimulates the flow of pancreatic juice. It regulates the flow of the bile juice. बिल्कुल आपका जहाँ पे सही आंसर यहाँ पे आएगा वो आपका होगा it stimulates the secretion of your digestive, sorry, option A, gastric. inhibits the secretion of your gastric juice, right? That would be a right answer over here. So 93 में भी पूछा था इसके ऊपर क्वेश्चन और 94 में भी उन्होंने पूछ लिया बैक टू बैक, ठीक है, याद करके आंसर करना इसे। फ्रुक्टोज is absorbed into the blood through the mucosa cell of intestine by a process of what? बताइए चैट में आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर। वेरी गुड, गुंजन, श्रुति, प्रीति, नीता, अर्चना, मुस्कान, केतकी, आंचल, पायल, दैट्स ट्रू। तमन्ना, याद रखना बेटा, फ्रुक्टोज जब भी आपके सामने टर्म आएगा, फ्रुक्टोज आपका ट्रांसपोर्ट किया जाएगा वाया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, राइट? इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जिसके वजह से आपका यहाँ पे फ्रुक्टोज ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। सो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे हो जाता है सही आंसर। यहाँ पे बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। एब्जॉर्प्शन के ऊपर बेस्ड याद रखिएगा, दे विल ऑलवेज आस्क यू क्वेश्चंस व्हिच आर देयर फ्रॉम द लाइक एनसीईआरटी कंपोनेंट। मतलब 4-5 चीजें ये उनके पास, फ्रुक्टोज है, ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, एंड दे हैव दिस लिपिड मॉलिक्यूल्स और अमाइनो एसिड। बस इनके ऊपर बेसिक लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि ये कैसे एब्जॉर्ब हो रहा है, ये एक्टिव हो रहा है, पैसिव हो रहा है, ये डिफ्यूजन से हो रहा है, ऑल दोस काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आस्क, राइट? सो प्लीज पे अटेंशन टू दीस फ्यू टर्म्स एंड रिमेंबर हाउ दे आर वर्किंग ओवर देयर, ठीक है? अच्छा, ये मुझे आप बताओ कि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से कौन सी 2 चीजें ट्रांसपोर्ट की जाती है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से? सोडियम आयन। हाँ, सोडियम आयन। वो तो ठीक है, जाहिर है। आपका कौन सा डाइजेस्टिव कंपोनेंट आपका जाएगा, कौन सा कंपोनेंट आपके जाते हैं? ग्लूकोज आपका हो गया, बिल्कुल सही है। फिर गैलेक्टोज, ठीक है, हाँ जी, ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड अमाइनो एसिड आपके 3 कंपोनेंट आपके यहाँ पे हो जाते हैं जो आपके सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से आपके जाएंगे, ठीक है, राइट? याद रखना, जो भी लिपिड का कंपोनेंट है ना आपका, वो सारा आपका जाएगा वाया सिंपल डिफ्यूजन। दिस विल एवरी टाइम इट विल गो वाया सिंपल डिफ्यूजन। इसको लेके भूल मत जाना कि ये कोई बहुत एनर्जी कंज्यूम नहीं करता, ये जाता है आपका वाया सिंपल डिफ्यूजन। सो दैट्स वन थिंग। आराम से देखेंगे, उससे हम आंसर करेंगे। दिस इज आल्सो समथिंग यू कैन आंसर। सी, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली, एंड दैट इज वी ट्राई टू कवर एवरीथिंग, ठीक है? रेनिन के साथ, ए के साथ यहाँ पे सामने क्या आएगा? विटामिन B12 तो आएगा नहीं, आएगा नहीं, क्या आएगा के साथ? ठीक है, ए के साथ आ गया आपके यहाँ पे मिल्क प्रोटीन। एंट्रोकाइनेज के साथ यहाँ पे क्या लगता है, क्या आ सकता है? ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिनोजन आएगा, यस, क्योंकि वो ट्रिप्सिन को कन्वर्ट करेगा इनटू ट्रिप्सिन, राइट? ऑक्जेंटिक सेल, जिनका इवन नाम होता है, राइट राइट, विटामिन B12 और फ्रुक्टोज के साथ फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, बिल्कुल सही है आपका आंसर यहाँ पे। सो एक साथ यहाँ पे 3 देख लो, यहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है, B के साथ 4, तो दोनों के अंदर आ रहा है। C के साथ आपका आ रहा है आपका 1 नीचे। सो ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी राइट आंसर, ठीक है? सो या आई होप यू अंडरस्टैंड कि उन्होंने ऑक्जेंटिक सेल और विटामिन B12 को क्यों लिखा, कि ऑक्जेंटिक सेल आपके रिलीज करता है आपका कासल इंट्रिंसिक फैक्टर, और इसलिए उन्होंने उसके साथ टैग किया विटामिन B12 को। सो अगर आपको पहला वाला कंपोनेंट मालूम है, देन आई थिंक यू कैन ऑलवेज अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, ठीक है? Yes, तो ये आपने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, दीस आर द क्वेश्चंस यू हैव सीन ओवर हियर। क्या आपको यहाँ पे PYQ सॉल्व करते समय समझ आ रहा है कि उन्होंने क्या पूछा है? See, the whole idea in this chapter is ना, इसके बाद कि see, you will be getting much more amount of questions, और upcoming कुछ दिनों के अंदर तो आपको level 2 वाले क्वेश्चन देंगे, so please make sure you solve them. आप काफी लोग असाइनमेंट सबमिट नहीं करते हैं। आई एम होपिंग कि आप लोग कर रहे हैं, असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हैं, आप शायद सबमिट नहीं कर रहे हैं, बट यू आर स्टिल डूइंग दैट, एंड मेनी ऑफ यू हैव सबमिट द असाइनमेंट। सो या आई एम चेकिंग, फ्यू ऑफ देम हैव बीन चेक्ड, और कुछ जो बाकी वो मैं चेक करके आपको लाइक रात तक सेंड करूंगा।
सो प्लीज सॉल्व द क्वेश्चंस, राइट। अभी मैं क्या करूंगा आपके साथ, एक असाइनमेंट शेयर करूंगा विच विल बी अ कलेक्टिव असाइनमेंट, जिसमें यू विल हैव रफली अराउंड लाइक 40-45 क्वेश्चंस आपके होंगे पे। डू दैट, खुद से करो, और वहां पे आपकी आंसर की भी आपको मिल जाएगी। सो प्लीज चेक दैट कि आपको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा। अब उस असाइनमेंट के अंदर हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स के हो, बिल्कुल ही लाइक एलियन टाइप के क्वेश्चन हो। इट्स ओके अगर वो नहीं आ रहा, अगर आप उन्हें छोड़ भी रहे हो देन इट्स ओके। लेकिन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन, नोट्स तो आपको मैंने सेंड कर दिया था कल रात को ही, अगर आप देखोगे ग्रुप पे तो एक आपको पीडीएफ मिला होगा विच हैज ऑल द थ्योरी पार्ट। आपको एक पीडीएफ मिला होगा जिसमें आपका पूरा थ्योरी वाला कंपोनेंट आपका होगा, ठीक है। उसके साथ साथ आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट यू फॉलो द एनसीईआरटी, यू फॉलो द एनसीईआरटी, यू फॉलो दिस स्लाइड्स। किस पे बेस्ड होंगे? क्या क्वेश्चंस, क्या क्या पूछ रहे हो बेटा आप, किस पे बेस्ड, क्या क्वेश्चंस या नोट्स क्या? यस सर। अगर आप क्वेश्चन की बात कर रहे हो तो क्वेश्चन तो आपके होंगे लाइक एनसीईआरटी प्लस जो भी हमने कराया था उसके अंदर, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर हर एक चीज मेंशन नहीं है, और जो हर एक चीज मेंशन नहीं है दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन इन योर नीट एग्जाम। सो इफ यू फॉलो एनसीईआरटी प्लस ये स्लाइड्स दैट्स इनफ। अगर आप एनसीईआरटी स्लाइड्स को अगर फॉलो करते हो, समझ लेते हो, अगर आप खुद के हैंड रिटन नोट्स बना लेते हो इन दोनों को फॉलो करके, दैट शुड बी इनफ टू मेक थिंग्स फ्लोट फॉर यू, राइट। जो आपको असाइनमेंट मिलेगा उसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको वापस से। आपको अगर आपको कोई क्वेश्चन लगे जो बिल्कुल बाहर का है देन इट्स ओके, यू कैन जस्ट लेट दैट क्वेश्चन गो। अगर कोई क्वेश्चन है जो आपको कराया गया था लेकिन तब भी आपसे नहीं हो रहा, देन यू कैन गेट बैक टू मी कि सर ये तो कराया गया था बट ये हो नहीं रहा या कोई दिक्कत आ रही है इसके अंदर, देन यू कैन ऑलवेज गेट बैक टू मी, ठीक है। सो आई विल बी डूइंग दैट बाय द एंड ऑफ द नाइट, सो प्लीज डू दैट, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे ना, जब हम लोग वापस से मिलेंगे, सो व्हाट विल डू, हम एनसीईआरटी का कुछ कंपोनेंट निकालेंगे और उन्हें हम देखेंगे। सो विल जस्ट गो थ्रू द एनसीईआरटी and we'll see that what are the few things you have to keep in mind, ताकि उसमें जो कुछ लाइन बाय लाइन कुछ दिया हुआ है उसको हम लोग एक बार देख जाएंगे। once we are done with that, we are done with the chapter and then we can start with the new chapter जो आपका रहेगा breathing and exchange of gases, ठीक है। बट क्या आपको यहाँ तक सारी चीजें यहाँ पे समझ आ रही है? Is this all the things clear to all of you by far? Yes, yes, sir. Right, ठीक है। we will be having those sessions in the morning, उसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। I'm just trying to figure out some schedule on my end. एक बार वो हो जाता है I'll be sharing that with you and then we can also have morning one for like discussions of question or some topics जो आपको समझ नहीं आया, we can do that, yeah, I'll let you know that, ठीक है। So all right, if you have any questions please stay back and get your questions cleared। अगर आपको कुछ सीखना हो इसके related apparently then please let me know, I can do that। if that's not a case then yes we can wrap this up and we can catch you again tomorrow, ठीक है। So yes, in case if you have any question then please go ahead and ask your questions. If not, we can wrap this up, we can catch you again.